एडविन लेफेवर द्वारा लिखित एक स्टॉक ऑपरेटर की यादें की इस ऑडियो बुक प्रस्तुति में आपका स्वागत है। अध्याय 1। जब मैं व्याकरण स्कूल से अभी अभी निकला था तब मैं काम पर गया। मुझे एक स्टॉक ब्रोकरेज कार्यालय में कोटेशन बोर्ड बॉय की नौकरी मिल गई। मैं आंकड़ों में तेज था। स्कूल में मैंने एक ही कार्यालय में 3 साल अंकगणित का अभ्यास किया। मैं मानसिक अंकगणित में विशेष रूप से अच्छा था। कोटेशन बोर्ड बॉय के रूप में मैं ग्राहकों के कमरे में बड़े बोर्ड पर संख्याएं लगाता था। ग्राहकों में से एक आमतौर पर टिकर के पास बैठकर कीमतें बताता था। वे मेरे लिए बहुत जल्दी नहीं आ सकती थी। मुझे हमेशा आंकड़े याद रहते हैं। कोई परेशानी नहीं हुई। उस कार्यालय में कई अन्य कर्मचारी भी थे। बेशक मैंने अन्य लोगों से दोस्ती कर ली थी, लेकिन अगर बाजार सक्रिय होता तो मैं जो काम करता था उसमें मैं सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक इतना व्यस्त रहता था कि ज्यादा बात नहीं कर पाता था। वैसे भी व्यावसायिक घंटों के दौरान मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन व्यस्त बाजार ने मुझे काम के बारे में सोचने से नहीं रोका। वे भाव मेरे लिए शेयरों की कीमतों का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। इतने सारे डॉलर प्रति शेयर, वे संख्याएं थीं। बेशक उनका कुछ मतलब था, वे हमेशा बदलते रहते थे। मुझे बस उन बदलावों में दिलचस्पी लेनी थी। वे क्यों बदलते थे मुझे नहीं पता था। मुझे परवाह नहीं थी। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। मैंने बस देखा कि वे बदलते हैं। मुझे बस यही सोचना था कि वे हर दिन 5 घंटे और शनिवार को 2 घंटे, कि वे हमेशा बदलते रहते हैं। इस तरह मुझे पहली बार कीमतों के व्यवहार में दिलचस्पी हुई। मुझे आंकड़ों की बहुत अच्छी याददाश्त थी। मैं विस्तार से याद रख सकता था कि पिछले दिन कीमतें कैसे बदली थीं, ठीक उनके बढ़ने या गिरने से पहले। मानसिक अंकगणित के प्रति मेरा लगाव बहुत काम आया। मैंने देखा कि बढ़ते और घटते दोनों समय शेयर की कीमतें कुछ खास आदतें दिखाती हैं। ऐसे समानांतर मामलों का कोई अंत नहीं था, और ये मेरे लिए मिसालें बन गए। मैं सिर्फ 14 साल का था, लेकिन सैकड़ों अवलोकनों के बाद मैंने खुद को उनकी सटीकता की जांच करते हुए पाया। आज के शेयरों के व्यवहार की तुलना दूसरे दिनों से कर रहा था। कुछ ही समय में मैं कीमतों में उतार चढ़ाव का अनुमान लगाने लगा। मेरा एकमात्र मार्गदर्शक, जैसा कि मैं कहता हूं, उनका पिछला प्रदर्शन था। मैं अपने दिमाग में डूब शीट रखता था। मैं शेयर की कीमतों को फॉर्म पर चलने के लिए देखता था। मैंने उन्हें घड़ी लगा ली थी। आप समझ रहे हैं मेरा क्या मतलब है? उदाहरण के लिए आप पहचान सकते हैं कि कहां खरीदारी बिक्री से थोड़ी ही बेहतर है। शेयर बाजार में एक लड़ाई चलती रहती है और टेप आपकी दूरबीन है। आप 10 में से 7 मामलों में इस पर भरोसा कर सकते हैं। एक और सबक जो मैंने जल्दी सीखा वो ये है कि वॉल स्ट्रीट में कुछ भी नया नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अटकलें पहाड़ों जितनी पुरानी है। आज शेयर बाजार में जो कुछ भी होता है वो पहले भी हो चुका है और फिर से होगा। मैं इसे कभी नहीं भूला। मुझे लगता है कि मैं सचमुच याद रख पाता हूं कि ये कब और कैसे हुआ था। ये तथ्य कि मैं इस तरह याद रखता हूं, अनुभव का लाभ उठाने का मेरा तरीका है। मुझे अपने खेल में इतनी दिलचस्पी हो गई और सभी सक्रिय शेयरों में होने वाली बढ़त और गिरावट का अनुमान लगाने की इतनी उत्सुकता हुई कि मैंने एक छोटी किताब ली। मैंने उसमें अपने अवलोकन लिखे। ये कोई काल्पनिक लेनदेन का रिकॉर्ड नहीं था, जैसा कि बहुत से लोग लाखों डॉलर कमाने या गंवाने के लिए रखते हैं, बिना किसी घमंड या गरीबी के। ये मेरे सफल और असफल होने का एक प्रकार का रिकॉर्ड था, और संभावित गतिविधियों के निर्धारण के बाद मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी इस बात की पुष्टि करने में थी कि क्या मैंने सही अवलोकन किया था। दूसरे शब्दों में, क्या मैं सही था? मान लीजिए कि किसी सक्रिय शेयर में दिन के हर उतार चढ़ाव का अध्ययन करने के बाद मैं ये निष्कर्ष निकालता था कि वो हमेशा की तरह 8 या 10 अंक टूटने से पहले व्यवहार कर रहा था, तो मैं सोमवार को शेयर और उसकी कीमत को नोट कर लेता था, और पिछले प्रदर्शन को याद करते हुए मैं लिखता था कि उसे मंगलवार और बुधवार को क्या करना चाहिए। बाद में मैं टेप से वास्तविक प्रतिलेखन की जांच करता था। इस तरह मुझे पहली बार टेप के संदेश में दिलचस्पी हुई। मेरे मन में शुरू से ही उतार चढ़ाव ऊपर या नीचे की गतिविधियों से जुड़े थे। बेशक उतार चढ़ाव का हमेशा एक कारण होता है, लेकिन टेप का इससे कोई लेना देना नहीं है कि क्यों और क्यों। ये स्पष्टीकरण में नहीं जाता। मैंने जब 14 साल का था तब से टेप से नहीं पूछा, और आज 40 साल की उम्र में भी नहीं पूछता। किसी शेयर की आज की स्थिति का कारण 2 या 3 दिन या हफ्ते या महीनों तक नहीं पता चल सकता, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? टेप के साथ आपका काम अभी है, कल नहीं। कारण इंतजार कर सकता है, लेकिन आपको तुरंत कार्रवाई करनी होगी, वरना आप पीछे रह जाएंगे। मैं बार बार ऐसा होते देखता हूं। याद है कि पिछले दिन हॉलो ट्यूब 3 अंक नीचे चला गया था, जबकि बाकी बाजार में तेजी से उछाल आया था। यही सच था। अगले सोमवार को आपने देखा कि निदेशकों ने लाभांश पारित कर दिया। यही कारण था। उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है, और अगर उन्होंने खुद शेयर नहीं बेचे भी तो कम से कम
उन्होंने उसे खरीदा तो नहीं? कोई अंदरूनी खरीदारी नहीं थी, कोई कारण नहीं था कि वो टूट न जाए। खैर, मैंने अपनी छोटी सी मेमोरेंडम बुक लगभग 6 महीने तक संभाल कर रखी। काम पूरा होते ही घर जाने के बजाय मैं अपने मनचाहे आंकड़े लिख लेता और बदलावों का अध्ययन करता, हमेशा व्यवहार की पुनरावृत्ति और समानताओं को देखता और टेप पढ़ना सीखता। हालांकि उस समय मुझे इसका एहसास नहीं था। एक दिन ऑफिस का एक लड़का जो मुझसे उम्र में बड़ा था मेरे पास आया जहां मैं अपना दोपहर का खाना खा रहा था और चुपचाप मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास कुछ पैसे हैं। आप क्यों जानना चाहते हैं? मैंने कहा। अच्छा, उसने कहा, मुझे बर्लिंगटन पर एक बढ़िया टिप मिली है। अगर मैं किसी को अपने साथ ले जा सकूं तो मैं इसे जरूर खेलूंगा। तुम्हारा क्या मतलब है इसे खेलूंगा? मैंने पूछा। मेरे लिए तो सिर्फ वही लोग जो टिप खेलते थे या खेल सकते थे, वे ग्राहक थे जिनके पास ढेर सारा पैसा था। क्यों? इस खेल में शामिल होने के लिए सैकड़ों, यहां तक कि हजारों डॉलर भी खर्च करने पड़ते थे। ये ऐसा था जैसे आपके पास अपनी निजी गाड़ी हो और एक कोचवान हो जो रेशमी टोपी पहने हो। मेरा मतलब यही है, इसे खेलो, उसने कहा। तुम्हारे पास कितना है? तुम्हें कितने की जरूरत है? अच्छा, मैं $5 लगा के 5 शेयर का व्यापार कर सकता हूं। तुम इसे कैसे खेलोगे? मैंने पूछा। मेरे लिए तो सिर्फ वही लोग जो टिप खेलते थे या खेल सकते थे, वे ग्राहक थे जिनके पास ढेर सारा पैसा था। क्यों? इस खेल में शामिल होने के लिए सैकड़ों, यहां तक कि हजारों डॉलर भी खर्च करने पड़ते थे। ये ऐसा था जैसे आपके पास अपनी निजी गाड़ी हो और एक कोचवान हो जो रेशमी टोपी पहने हो। मेरा मतलब यही है, इसे खेलो, उसने कहा। तुम्हारे पास कितना है? तुम्हें कितने की जरूरत है? अच्छा, मैं $5 लगा के 5 शेयर का व्यापार कर सकता हूं। तुम इसे कैसे खेलोगे? मैं उस पैसे से बर्लिंगटन का सारा शेयर खरीद लूंगा जो बकेट शॉप मुझे ले जाने देगी, जो मैं उसे मार्जिन के लिए देता हूं। उसने कहा, यह जरूर बढ़ रहा है, ये पैसे बटोरने जैसा है, हम अपना पैसा पल भर में दुगना कर लेंगे। रुको, मैंने उससे कहा और अपनी छोटी सी मेमोरेंडम बुक निकाली। मुझे अपना पैसा दुगना करने में नहीं, बल्कि उसके ये कहने में दिलचस्पी थी कि बर्लिंगटन बढ़ रहा है। अगर ऐसा था तो मेरी नोटबुक में यह दिख जाना चाहिए था। मैंने देखा, निश्चित रूप से बर्लिंगटन मेरे अनुमान के अनुसार वैसा ही व्यवहार कर रहा था जैसा वो बढ़ने से पहले करता था। मैंने अपने जीवन में कभी कुछ खरीदा या बेचा नहीं था और मैंने कभी दूसरे लड़कों के साथ जुआ नहीं खेला था। लेकिन मैं बस इतना ही देख पा रहा था कि ये मेरे शौक की सटीकता को परखने का एक शानदार मौका था। मुझे तुरंत ये एहसास हो गया कि अगर मेरा नशा व्यवहार में काम नहीं करता तो इसके सिद्धांत में किसी की कोई रुचिकर बात नहीं है। इसलिए मैंने उसे अपना सब कुछ दे दिया और हमारे संयुक्त संसाधनों से वो पास की एक बकेट शॉप पर गया और कुछ बर्लिंगटन खरीदा। 2 दिन बाद हमने पैसे निकाल लिए। मुझे $3.12 का मुनाफा हुआ। उस पहले सौदे के बाद मैं बकेट शॉप्स में अपने हुक पर सट्टा लगाने लगा। मैं अपने लंच के समय जाता और खरीदता या बेचता, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं एक सिस्टम पर दांव लगा रहा था, ना कि किसी पसंदीदा स्टॉक पर या अपनी राय पर। मुझे बस उसका गणित ही पता था। दरअसल बकेट शॉप में काम करने का मेरा तरीका सबसे आदर्श था, जहां एक ट्रेडर बस टिक्कर पर टेप पर छपे उतार चढ़ाव पर दांव लगाता है। कुछ ही समय में मैं ब्रोकरेज ऑफिस की अपनी नौकरी से जितना कमा रहा था उससे कहीं ज्यादा पैसे बकेट शॉप से निकाल रहा था। इसलिए मैंने अपना पद छोड़ दिया। मेरे घर वालों ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं कितना कमा रहा हूं तो वे बहुत कुछ नहीं कह सकते थे। मैं अभी बच्चा ही था और ऑफिस बॉय की तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी। मैंने अपने हुक पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैं 15 साल का था जब मेरे पास पहली 1000 की रकम आई और मैंने अपनी मां के सामने सारी नकदी रख दी, जो कुछ महीनों में बकेट शॉप्स में बनी थी। उसके अलावा जो मैं घर ले गया। मेरी मां कुछ बहुत बुरा करती थी। वो चाहती थी कि मैं उसे बचत बैंक में रख दूं, जो प्रलोभन की पहुंच से दूर हो। उन्होंने कहा कि ये उससे कहीं ज्यादा पैसा था जितना उन्होंने कभी सुना था कि 15 साल के किसी लड़के ने कुछ भी नहीं से शुरुआत करके कमाया है। उन्हें यकीन ही नहीं था कि ये असली पैसा है। वो इसके बारे में चिंता और अशांति करती थी। लेकिन मैंने इसके अलावा और कुछ नहीं सोचा कि मैं ये साबित करता रहूं कि मेरी गणना सही है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सही होने का यही तो मजा है। अगर मैं 10 शेयर्स के साथ अपने विश्वासों की परीक्षा लेते हुए सही था, तो मैं 100 शेयरों में ट्रेड करने पर 10 गुना ज्यादा सही था। ज्यादा मार्जिन का मेरे लिए बस इतना मतलब था कि मैं ज्यादा जोर देकर सही था। ज्यादा हिम्मत नहीं, कोई फर्क नहीं। अगर मेरे पास सिर्फ $10 हैं और मैं जोखिम में डालता हूं, तो मैं उससे कहीं ज्यादा बहादुर हूं जब मैं $10 लाख का जोखिम लेता हूं, अगर मेरे पास एक और $10 लाख होते हैं। खैर, 15 साल की उम्र में मैं शेयर बाजार से अच्छी कमाई कर रहा था। मैंने छोटी बकेट शॉप से शुरुआत की, जहां 20 शेयरों का एक बार में कारोबार करने वाले व्यक्ति पर छुपकर जॉन डब्ल्यू गेट्स या गुप्त रूप से यात्रा कर रहे जेपी मॉर्गन होने का संदेह होता था।
उन दिनों बकेट शॉप्स अपने ग्राहकों पर शायद ही कभी बोझ डालते थे। उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। ग्राहकों को उनके पैसे से अलग करने के और भी तरीके थे, भले ही वे सही अनुमान लगाते हों। ये व्यवसाय बेहद लाभकारी था जब इसे वैध तरीके से चलाया जाता था। मेरा मतलब है सीधे तौर पर। जहां तक बकेट शॉप की बात है, उतार चढ़ाव कम से कम लाभ कमाते थे। केवल 3/4 अंकों के अंतर को मिटाने के लिए ज्यादा प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं थी। और कोई वेल्चर कभी भी खेल में वापस नहीं आ सकता था। कोई व्यापार नहीं था। मेरे पास कोई अनुयायी नहीं थे। बिल्कुल नहीं। और मुझे उनकी शर्तें माननी पड़ी या फिर व्यापार छोड़ना पड़ा। बेशक मेरे भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन संतुलन के लिहाज से मैं विजेता था। हालांकि कॉस्मोपॉलिटन के लोग उस भयानक बाधा से संतुष्ट नहीं थे जो उन्होंने मुझ पर थोपी थी, जो किसी को भी हराने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए थी। उन्होंने मुझे धोखा देने की कोशिश की। वे मुझे नहीं पकड़ पाए। मैं अपने एक अंदेशे की वजह से बच निकला। जैसा कि मैंने कहा, कॉस्मोपॉलिटन मेरा आखिरी सहारा था। ये न्यू इंग्लैंड की सबसे अमीर बकेट शॉप थी और नियम के मुताबिक वे व्यापार पर कोई सीमा नहीं लगाते थे। मुझे लगता है कि मैं उनका सबसे बड़ा व्यक्तिगत व्यापारी था, यानी उनके नियमित रोजमर्रा के ग्राहकों में। उनका एक बढ़िया कार्यालय था और सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत कोटेशन बोर्ड जो मैंने कहीं भी देखा था। ये बड़े कमरे की पूरी लंबाई में फैला हुआ था और हर कल्पनीय चीज का कोटेशन लिखा हुआ था। मेरा मतलब है, न्यूयॉर्क और बोस्टन स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार किए जाने वाले शेयर, कपास, गेहूं, खाद्यान्न, धातुएं, न्यूयॉर्क, शिकागो, बोस्टन और लिवरपूल में खरीदी बेची जाने वाली हर चीज। आप जानते हैं कि बकेट शॉप्स में कैसे कारोबार होता था। आप अपना पैसा एक क्लर्क को देते थे और उसे बताते थे कि आप क्या खरीदना या बेचना चाहते हैं। वो टेप या कोटेशन बोर्ड देखता था और वहां से आखिरी वाली कीमत लेता था। बिल्कुल, वो टिकट पर समय भी लिखता था ताकि वो लगभग एक नियमित ब्रोकर की रिपोर्ट जैसा लगे, यानी कि उन्होंने आपके लिए ऐसे स्टॉक के इतने शेयर, ऐसे दिन, ऐसे समय, ऐसे मूल्य पर खरीदे या बेचे और उन्हें आपसे कितना पैसा मिला। जब आप अपना सौदा बंद करना चाहते थे तो आप उसी दिन क्लर्क के पास जाते थे या किसी और दिन, ये दुकान पर निर्भर करता था, और आप उसे बताते थे। वो आखिरी कीमत लेता था या अगर स्टॉक चालू नहीं होता था तो वो टेप पर आने वाले अगले कोटेशन का इंतजार करता था। वो आपके टिकट पर वो कीमत और समय लिखता था, उसे स्वीकार करता था और आपको वापस दे देता था। और फिर आप कैशियर के पास जाते थे और जो भी नगद चाहिए होता था ले लेते थे। बेशक जब बाजार आपके खिलाफ जाता था और कीमत आपके मार्जिन द्वारा निर्धारित सीमा से ज्यादा हो जाती थी तो आपका व्यापार अपने आप बंद हो जाता था और आपका टिकट एक और कागज का टुकड़ा बन जाता था। छोटी बकेट शॉप्स में, जहां लोगों को कम से कम 5 शेयरों में व्यापार करने की अनुमति थी, टिकट खरीदने और बेचने के लिए अलग अलग रंगों की छोटी पर्चियां होती थी। और कभी कभी, जैसे कि उबलते हुए बुल मार्केट में, दुकानों को भारी नुकसान होता था क्योंकि सभी ग्राहक बुल होते थे और संयोग से सही होते थे। तब बकेट शॉप खरीद और बिक्री दोनों पर कमीशन काट लेती थी और अगर आप कोई शेयर 20 पर खरीदते थे तो टिकट पर 20 1/4 लिखा होता था। इस तरह से आपके पास केवल अपने पैसे के लिए 3/4 पॉइंट का ही रन होता था। लेकिन कॉस्मोपॉलिटन न्यू इंग्लैंड में सबसे बेहतरीन था। इसके हजारों ग्राहक थे और मुझे सच में लगता है कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जिससे वे डरते थे। न तो किलिंग प्रीमियम और न ही जो 3 पॉइंट का मार्जिन उन्होंने मुझ पर लगाने पर मजबूर किया, उससे मेरे ट्रेडिंग पर कोई खास असर नहीं पड़ा। मैं उतना ही खरीद बिक्री करता रहा जितना उन्होंने मुझे करने दिया। कभी कभी मेरे पास 5000 शेयरों की लाइन होती थी। खैर, जिस दिन वो घटना घटी जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस दिन मेरे पास शुगर के 3500 शेयर कम थे। मेरे पास 500 शेयरों के 7 बड़े गुलाबी टिकट थे। कॉस्मोपॉलिटन बड़ी पर्चियां इस्तेमाल करते थे जिन पर एक खाली जगह होती थी जहां वे अतिरिक्त मार्जिन लिख सकते थे। बेशक छोटी बकेट शॉप्स कभी ज्यादा मार्जिन नहीं मांगते, जितना कम मार्जिन उनके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि उनका मुनाफा आपके बर्बाद होने में है। छोटी दुकानों में अगर आप अपने ट्रेड में और भी मार्जिन बढ़ाना चाहते थे तो वो एक नया टिकट बनाते थे ताकि वे आपसे खरीद कमीशन ले सकें और आपको हर गिरावट पर केवल 3/4 पॉइंट का ही रिटर्न दें, क्योंकि वे बिक्री कमीशन भी बिल्कुल वैसे ही लगाते थे जैसे कि एक नया ट्रेड हो। खैर, मुझे याद है कि
मैंने उस दिन $10,000 का मार्जिन हासिल किया था। मैं 20 साल का था जो मैंने पहली बार $10,000 नकद जमा किए थे। और तुम्हें मेरी माँ की बात सुननी चाहिए थी। तुम्हें लगता होगा कि $10,000 नकद बूढ़े जॉन्डी को छोड़कर किसी के पास भी मौजूद पैसों से ज्यादा होते हैं, और वो मुझे संतुष्ट रहने और कोई नियमित व्यापार शुरू करने के लिए कहती थी। मुझे उन्हें यह समझाने में बहुत मुश्किल हुई कि मैं जुआ नहीं खेल रहा हूं, बल्कि हिसाब किताब से पैसे कमा रहा हूं। लेकिन वो बस इतना ही समझ पा रही थीं कि $10,000 बहुत ज्यादा पैसे हैं और मुझे सिर्फ ज्यादा मार्जिन दिख रहा था। मैंने अपने शुगर के 3500 शेयर 105 सही 1/4 पर बेचे थे। कमरे में एक और आदमी था, हेनरी विलियम्स, जिसके पास 2500 शेयर कम थे। मैं टिकर के पास बैठकर बोर्ड बॉय के लिए कोटेशन बताता था। कीमत वैसी ही थी जैसा मैंने सोचा था। यह तुरंत कुछ अंक नीचे चला गया और फिर से गिरने से पहले थोड़ा रुककर सांस ली। सामान्य बाजार काफी नरम था और सब कुछ आशाजनक लग रहा था। फिर अचानक मुझे शुगर का ढुलढुल प्रदर्शन पसंद नहीं आया। मैं असहज महसूस करने लगा। मुझे लगा कि मुझे बाजार से निकल जाना चाहिए। फिर 103 पर बिका, जो उस दिन का सबसे निचला स्तर था। लेकिन ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने के बजाय मैं और ज्यादा अनिश्चित महसूस करने लगा। मुझे पता था कि कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं उसे ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन अगर कुछ आ रहा है और मुझे नहीं पता कि कहां से आ रहा है, तो मैं उससे सावधान नहीं रह सकता था। ऐसे में मेरे लिए बाहर निकल जाना ही बेहतर होगा।